आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम लोग भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। बच्चा है वो औरत कैसे, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। तो अपने बच्चों को भी वो शिक्षा देनी चाहिए जो हमारे देश को सूट करती है। नमस्कार, ओम शांति। आबू रोड के शांतिवन के मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, एक मुलाकात की आज की इस कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा जी। आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ का अनुभव कैसा लगता है? सच में ही जो नाम है वो साक्षात है। बहुत शांति मिलती है यहाँ आके, और यहाँ का जो अनुशासन है और सब कुछ जो देखने को मिलता है, मैं सोचती हूँ कि एक अभूतपूर्व ये संस्था है जिसने अपना इस तरह से यहाँ पूरे देश में क्या, पूरे देश विदेशों में भी है। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं दूसरी बार आई हूँ, पहली बार प्लेटिनम जुबली में आई थी, तो मुझे बहुत शांति नज़र आई, और आज आई हूँ तो और ज़्यादा अच्छी अनुभूति हो रही है जी। क्योंकि आप राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष हैं, और अगर हम विमेन की आज बात करते हैं, उनकी जो सिचुएशंस है उनकी बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि भले मॉडर्नाइजेशन भी बहुत हो गया है, एजुकेशन को लेकर भी बहुत अवेयरनेस है, लेकिन स्टिल फिर भी वायलेंस है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी कुछ ऐसे केसेस देखने और सुनने को मिलते हैं जो कि हैरानी होती है, सरप्राइज होता है कि ये सब हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज़ादी के 65 साल के बाद भी जी, आज हम महिलाओं को उस पोजीशन में नहीं ला पाए हैं जिसकी वो हकदार हैं। जी, हालांकि मैं मानती हूँ कि महिला आज हर फील्ड में नाम कमा रही है, जी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पायलट हो, अब तो आर्मी में भी जा रही हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है जो महिला से अछूता रहा हो। बावजूद उसके जो हमारे गाँव की महिलाएं हैं, जिस पॉपुलेशन को हम देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वो पॉपुलेशन में बहुत बड़ा ठहराव है, वो वहीं के वहीं है। हालांकि मैं देखती हूँ कि राजीव जी का हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया, और पंचायती राज और लोकल बॉडीज़ में दिया है, और कई सरकारों ने उसे 50% कर दिया है। तो उसका बदलाव भी देखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज भी अगर हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करें तो महिलाओं की वो स्थिति नहीं है। हम जिन महिलाओं को जिस मंच पे देखना चाहते हैं, उस मंच पे आज महिलाएं आके खड़ी नहीं हुई हैं। लेकिन कई बार हम ये भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सारी एनजीओज भी इसके लिए आगे आई हैं, और ऐसे काफ़ी कठोर नियम भी बनाए जा रहे हैं हमारे कानून में, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं सिचुएशंस थम नहीं रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण कुछ तो बेरोजगारी है, और आज के युवा पीढ़ी को कोई सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति, संस्कार और परंपराओं की बात करें तो वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। और आज ना तो पेरेंट्स को टाइम है बच्चों को देखने का, और ना ही टीचर्स को टाइम है। टीचर्स का वो डिवोशन नहीं है जो किसी ज़माने में था। गुरु जो था वो अपने स्टूडेंट को कुछ समझाया करता था, और नानी दादी का जो एक सानिध्य बच्चों को मिलता था वो अब नहीं मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ की बात होने लगी है। कोई भी अपने परिवार के साथ रहना नहीं चाहता। मैं सोचती हूँ कि कुछ संस्कारों की कमी की वजह से भी ये सब हो रहा है। दूसरा, हमें अपने जो युवा साथी हैं उनको जागरूक करने की भी ज़रूरत है कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि जागरूकता की कमी है, इसलिए रोज़ इस तरह के केसेस होते हैं। और हम सेंसिटाइजेशन की जब बात करें या सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो सेंसिटाइजेशन सिर्फ पुलिस में ही ज़रूरत नहीं है। हमारे वो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स
जो स्कूल में हैं, जो मिडिल स्कूल में हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं और जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उस सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो लोग अंडर पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से जो नीचे है, वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको भी इतना एजुकेशन के लिए मोटिवेट नहीं करते। बहुत बार देखा गया है, चाहे वो कहीं स्लम एरियाज़ के आसपास रहते हैं या फिर बहुत ही ऐसे एरिया में रहते हैं। तो ऐसे जगह पे जो लोग रहते हैं वहाँ पर भी देखने में आता है कि जो रेट्स हैं, यूथ में जो क्राइम का रेट आ रहा है, ये लोग फिर भी ये चीज़ नहीं छोड़ते हैं। एक एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर तो हम फिर भी सुधार हो सकता है, लेकिन वो लोग जो उनके पेरेंट्स भी उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं और उनका खुद का भी संग दोष ऐसा होता है कि वो उसमें ही ट्रैप हो जाते हैं, उसमें ही फंस जाते हैं। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि महिला की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अगर एक महिला पढ़ जाती है तो पूरे परिवार को शिक्षित बना देती है, और एक ही परिवार को नहीं, पीहर और ससुराल दोनों परिवार को शिक्षित बनाती है। आज हमें अफसोस इस बात का होता है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सबने महिलाओं के लिए एजुकेशन के लिए बहुत स्कीम्स बनाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि इन स्कीम्स को, इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन होने में कमी है। तो ख़ास तौर से मैं सोचती हूँ कि इन ऐसी स्कीम्स के लिए कुछ मॉनिटरिंग कमिटीज़ होनी चाहिए जो मॉनिटर करे कि ये स्कीम्स लागू हो भी रही हैं कि नहीं हो रही। जैसे मैं आपको ट्राइबल की जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, एससी की जो छात्राएं हैं, मुस्लिम छात्राएं हैं, इनके लिए सरकार ने बहुत आयाम दिए हैं, बशर्ते वो आयाम इम्प्लीमेंट हों, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता तो वो बच्चे आज भी वंचित रह जाते हैं। स्कूल है लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं जाता, तो आफ्टर ऑल हम कौन से एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सीएचसी पीएचसी है लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ही अपॉइंट नहीं है, तो हम कौन सी हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जितनी स्कीम्स आई हैं, चाहे वो पेंशन स्कीम्स हों, चाहे वो एजुकेशन के लिए स्कीम्स हों, वो हेल्थ के लिए स्कीम्स हों, उन सबको लागू करने के लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये भी देखते हैं कि आजकल जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, जॉब भी करते हैं, और जो ससुराल वाले हैं वो भी एजुकेटेड हैं, लेकिन दोनों साइड देखते हैं हम, हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्स केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, डॉरी केसेस है, वायलेंस केसेस है। तो ऐसे में कौन जिम्मेवार है, कहाँ पे कमी है जो इतना एजुकेशन के बावजूद भी इस तरह के केसेस आते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि जो फीमेल फिटिसाइड आपके यहाँ हो रहा है पूरे देश में, उसका एक कारण ये भी है कि अगर लड़की हुई तो कुछ दकियानूसी लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वंश कैसे चलेगा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि हम डॉरी का इंतजाम कहाँ से करेंगे, हम इसकी सिक्योरिटी कहाँ से लाएंगे। तो ये जो बातें हैं, ये एजुकेशन, लिटरेसी और एजुकेशन में दोनों में बहुत फर्क है। हम लिटरेट तो कर देते हैं लेकिन एजुकेट नहीं करते। तो एजुकेट करना लिटरेसी से भी ज्यादा जरूरी है। मैं देखती हूँ हमारे घरों में भी नानी दादी बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन बावजूद उसके जो उनकी एजुकेशन थी वो आज भी हमें याद है कि उन्होंने कितना हमको एजुकेट किया, किस तरह से मूव करना है, किस तरह से बात करनी है, तुम्हारे संस्कार क्या होने चाहिए, दोनों घरों की इज्जत कैसे रखनी चाहिए। तो ये बातें हमें इनके बीच में बैठ के ही मिलती। तो कहीं ना कहीं ये जो लैकिंग है हमारे इसमें सिस्टम में, इस सिस्टम को अब वक्त ये आ गया है कि अब अवेयरनेस बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अवेयर करें किसी भी तरह से। और अभी निर्भया कांड के बाद मार्च में जब बजट आया तो 1000 करोड़ निर्भया फंड के नाम से आया है। मैं सोचती हूँ अगर उस फंड को ठीक से यूटिलाइज किया जाए और अवेयरनेस बिल्डिंग की जाए तो ये डॉरी भी ख़त्म होगी और फीमेल फिटिसाइड भी ख़त्म होगा। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि फीमेल फिटिसाइड जो है वो एजुकेटेड लोगों में है। Exactly. आपको रूरल एरियाज में आज भी देखने को नहीं मिलेगा। वो लोग बड़े सहज कह देते हैं कि साहब 5 बच्चियां हैं, कोई बात नहीं, अपना अपना भाग्य लेके आई हैं, अपने घर जाएंगी। ना उनको ये पता है कि डिटेक्शन भी कोई चीज का नाम है, उनको ये भी नहीं पता। तो वही माइंडसेट जो है सोसाइटी को अर्बन एरियाज में भी सेट करने पड़ेंगे।
जैसे हम ये भी कहते हैं कि एक बच्चा ही देश का भविष्य होता है, और बच्चों का जो एजुकेशन है वो इस टाइम सिलेबस ओरिएंटेड हो गया है बहुत ज़्यादा। मॉरल एजुकेशन की बात की जाती है तो उनको केवल उसके मार्क्स भी हम देखते हैं नहीं ऐड होते, पहले होते थे, और उनको बस एक थोड़ा सा क्लास में एज अ लेक्चर दे देते हैं कि हाँ मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए, सिखाना चाहिए, उस पर इतना फोकस नहीं देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसका एक पर्टिकुलर ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए स्कूल्स के अंदर, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको टीचर्स को भी लगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड? देखिए, मॉरल वैल्यूज़ की जहाँ तक बात है, मैं सोचती हूँ कि अगर सिलेबस में जो नहीं है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में दिया जाए, गांधी जी, नेहरू जी के बारे में, अंबेडकर साहब के बारे, ये अगर सिलेबस में होगा, कोर्स में होगा, तो मॉरल ड्यूटीज बच्चे अपने आप समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया था हमारे देश के लिए और हमें किस तरह के ट्रेडिशंस में जीना है। तो वो नहीं होना भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं सोचती हूँ ये सिलेबस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉरल ड्यूटीज़, जहाँ तक मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो स्कूल से ज़्यादा घरों में बच्चों को मिलती हैं। Exactly. लेकिन पेरेंट्स को टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप जॉब करते हैं बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि माँ और बाप दोनों जॉब करते हैं। इस महंगाई के ज़माने में अगर पिता ये समझे कि वो अकेला घर चला लेगा तो आई थिंक दिस इज़ नेक्स्ट टू मतलब इम्पॉसिबल। तो अच्छा है, महिलाएं आगे आ रही हैं, महिलाएं जॉब कर रही हैं, लेकिन साथ में उनको अपने बच्चों को भी वो शिक्षा देनी चाहिए जो हमारे देश को सूट करती है। आज इतने रेप हो रहे हैं, जिस तरह के मोलेस्टेशन के केसेस हो रहे हैं, डॉरी केसेस हो रहे हैं, सारे दिन सुनने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते में 3 केस हो गए जी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सरकारें भी सेंसिटिव नहीं है, पुलिस भी सेंसिटिव नहीं है। अगर सरकार सेंसिटिव हो, वो चाहे कहीं का भी केस हो, अगर वहाँ की सरकार सेंसिटिव होगी तो कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि कोई जादू की छड़ी होगी कि एकदम 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन इन सब केसेस में कमी जरूर आएगी। तो उन कमी को लाने के लिए भी अच्छी एनजीओज के माध्यम से अवेयरनेस बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छी स्कीम्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर भी सेकेंड टाइम आए हैं, और क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज इटसेल्फ ही एक वुमेन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्योंकि यहाँ महिलाएं लीड करती हैं तो इसलिए महिला इस पूरे विश्व में एक ऐसा कार्य कर रही हैं, पूरे विश्व में शांति फैलाने का, एक ऐसे सोसाइटी बनाने का उनका ड्रीम है कि जो वैल्यू बेस्ड हो, तो ये कार्य आपको कैसा लगता है? देखिए, बहुत सराहनीय कार्य है। अभी पिछले दिनों मैं मनीला गई थी और वहाँ भी विमेन का एक वो फेडरेशन बना हुआ है वर्ल्ड पीस का, तो पूरे करीब 198 देशों के लोग आए थे। और मैंने देखा कि मुझे उस टाइम भी यहाँ की याद आई ब्रह्म कुमारीज की, कि पीस के लिए कितना आदमी जूझ रहा है, और पीस अगर कोई कभी ला सकता है तो महिला ही लाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि महिलाओं में वो कैपेबिलिटी है, महिलाओं में वो महिला सक्षम है कि वो लाएगी। क्योंकि जब भी कोई त्योहार होता है, कुछ होता है, 4 दिन पहले से महिला अपने घर को सोचती है कि बहुत शांति से ये त्योहार हो जाए। कोई शादी आती है तो सोचती है बहुत शांति से ये शादी हो जाए। तो महिला का बहुत बड़ा रोल है, और जहाँ महिला की लीडरशिप रही है वहाँ कभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि जो गलत हो। इंदिरा जी को देखिए आप, उनकी लीडरशिप थी, मदर टेरेसा हैं। तो इस तरह से जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों के उदाहरण आज अगर हम बच्चों को दें और सिखाएं, आज अगर आप आज़ादी की बात करें तो आज की पीढ़ी को फ्रीडम के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। उनको आईटी नॉलेज होगी, ग्लोबलाइजेशन क्या है ये उनको पता होगा, और इतना आईटी हमारे देश में आ चुका है कि उसके माध्यम से, नेट के माध्यम से, गूगल ये वो आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का रुझान अच्छी दिशा में डालना भी महिलाओं का काम है। आपको नहीं लगता कि आज की सोसाइटी के अंदर क्योंकि महिलाओं का इटसेल्फ होना ही बहुत ज़्यादा, मतलब एम्पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्योंकि हम देखते हैं कि घरों के अंदर भी कई ऐसी बातें हो जाती हैं जो एक लेडी है वो टॉलरेट कर लेती है और वो किसी को बताती नहीं है,
चाहे वो अपने मायके वाले हों, उनको नहीं एक्सप्रेस नहीं करती अपनी फीलिंग्स और अपने आप को बहुत ज़्यादा वो डाउन करती चली जाती है, डिस्करेज करती चली जाती है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में उसको बहुत ज़्यादा एम्पावर होने की ज़रूरत है कि वो कम से कम उसका जो अपना लाइफ है वो प्रिवेंट हो सके? देखिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कभी भी उसको डोसाइल नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए होता है कि वो ये सोचती है कि मेरे मायके की इज्जत है, मेरे ससुराल की इज्जत है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अपराध सहन करना भी अपराध है। और उसका कारण ये कि आज की अच्छी पढ़ी लिखी महिलाओं को मैंने देखा है कि उनको उनके राइट्स के बारे में जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल। कि उनके राइट्स क्या हैं, सरकार ने उनको क्या क्या राइट्स दिए हैं, कोर्ट के उनके लिए क्या क्या अच्छे आदेश हैं। तो ये जो मैंने आपको शुरू में कहा कि अवेयरनेस बिल्डिंग की बेहद ज़रूरत है कि उनको कैसे अवेयर किया जाए कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, तुम्हारे लिए कानून क्या बने हैं। जब तक हम उनको नहीं बताएंगे कुछ नहीं पता। जब हम गांव में जाते हैं और उन्हीं की लैंग्वेज में भाषण देके जब उनको बताते हैं तो उनके चेहरे से ये पता चल रहा है कि ये लोग खुश हैं, कि उनको ये पता चला कि आज उनके क्या क्या अधिकार हैं। बाकी आप देखिए कि मैक्सिमम जो हमारे प्रदेश हैं, जो नदर्न स्टेट्स हैं, उनमें ज़्यादातर महिलाओं की हालत ख़राब है जी। वो सुबह खेत में जाती हैं, काम करती हैं, शाम को आती हैं। कई बार ये होता है कि पति घर में दिन भर बैठ के बीड़ी सिगरेट पीता रहता है, कुछ काम नहीं करता और उस महिला की ही कमाई खाता है। बावजूद उसको उसकी पिटाई भी होती है, वो सहन कर लेती है। तो ये सब बातों के लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है कि अब वो वक्त नहीं रहा है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो उसकी गतिविधियाँ क्या है? जब महिला आयोग बना था तो खास तौर से इसलिए बनाया गया था कि एक तो अवेयरनेस बिल्डिंग हो, दूसरा पॉलिसी मेकिंग हो और तीसरा जो कानून बनते हैं उनमें अमेंडमेंट्स के लिए महिला आयोग अपनी सिफारिशें भेजे। उसके बाद ये काम तो महिला आयोग में आज भी हो ही रहा है, लेकिन साथ में महिला आयोग में जो संगीन केसेस होते हैं उस पर कॉग्निजेंस भी लिया जाता है, उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी जाती है और उस हिसाब से इंक्वायरी कमिटीज़ भी जाती हैं। दूसरा, जब से मैं महिला आयोग में आई मैंने 4-5 काम ऐसे किए। एक तो सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं रह के हिंदी में मटेरियल प्रिंट कराया, जहाँ जहाँ जो प्रदेश मांगता है। जैसे महाराष्ट्र है तो मैंने मराठी में वहाँ प्रिंट करा के भेजा, कर्नाटका में कन्नड़ में किया, तो ये पंजाब में पंजाबी में करके प्रिंट करा के दिया। दूसरी, हमने एक महिला अधिकार अभियान चलाया था, वो अभियान हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ, पंचायत में भी और शहरों में भी। दूसरा, हमने एक छोटी वॉलेट बुक निकाली है कि उस बुकलेट में सारी जानकारियां हैं जो कॉलेज गर्ल्स अपने पर्स में इजीली उसको रख सकती हैं कि किस वक्त उसके साथ अगर कुछ होता है, कोई घटना घटित होती है तो कैसे वो अपने आप को सिक्योर कर सके। पुलिस के नंबर्स देते हैं, हेल्पलाइन के नंबर्स देते हैं। दूसरा, अभी हमने पुलिस सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया जी। तो अब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हम सब जगह वो करेंगे पूरे देश में। तीसरा, हमने सीआरपीएफ के साथ किया। रेलवे में चूंकि 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं और 2 करोड़ यात्री रोज सफर करता है रेलों में, और जिस तरह की महिलाओं के साथ रेलों में हरकतें हो जाती हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती हैं, तो उसके लिए भी जो कर्मचारी हैं, जो बेड रोल लगाता है, जो फूड सप्लायर है, जो अटेंडेंट है, उनके भी एक सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। दूसरा, हमने वृंदावन विडोज के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि हुडको के साथ हमने MOU साइन किया है और वहाँ पे शेल्टर्स बनेंगे। साथ में हमने हुडको से रिक्वेस्ट करके और पूरे ही देश में जो रेप विक्टिम्स हैं या जो 498 ए में निकाली हुई महिलाएं हैं, उन सबको शेल्टर्स मिले, तो हम जगह चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ हम उनको हुडको के माध्यम से शेल्टर बना के देंगे। तो ये जो 3-4 काम हैं, ये बहुत बड़े काम हुए हैं इस बार। तो मैं सोचती हूँ कि ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो अभी मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक जो है और स्पेशली जो वुमेन है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज आज़ादी के 65 साल बाद उनको किसी भी दबिश में आने की ज़रूरत नहीं है और उनके लिए जो कानून बने हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं। और एक बात और उनको संदेश दूंगी कि लर्निंग प्रोसेस चिता तक साथ जाता है। सीखने का जो एक प्रोसीजर है वो चिता तक साथ जाता है। अगर वो 50 वर्ष की भी है और पढ़ना चाहती है, पढ़ के और कुछ सीखना चाहती है, तो उसको उसमें शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वो शांति के लिए भी अपना योगदान दें, बच्चों को पढ़ाने में भी अपना योगदान दें और अपने बच्चों में संस्कार, परंपराएं और संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को बताएं, ताकि जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ, इन घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी आए। ममता जी, आप यहाँ स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सारी बातें शेयर की, अपने अनुभव शेयर किए और बहुत मूल्यवान जानकारी भी हमको दी, तो आपका स्पेशल धन्यवाद है। और क्योंकि समय भी हम देख रहे हैं कि समय की सीमा भी हमारे सामने है और बातें तो आपसे करने का और भी मन कर रहा है, लेकिन हमें फिलहाल यही विराम लेना होगा। तो दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हमारे बीच में मौजूद थी हमारी बहुत ही खास मेहमान श्रीमती ममता शर्मा जी, और अगली कड़ी में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।